भारतीय अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वकालत करने वाले तो कई नाम हैं, लेकिन इन नामों में से एक नाम ऐसा है जिन्होंने पीएसयू की स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया है, जिसकी झलक हम एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरविंद पनगड़िया की, और दुनिया की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाली कई संस्थाओं के साथ भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया, और इनको हमने चुना है हमारा आज का स्वदेश हीरो। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और एशियाई विकास बैंक दुनिया की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाली बड़ी संस्थाओं में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, 15 से ज्यादा किताबें लिखने का अनुभव, कोलंबिया विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। अनुभव और जिम्मेदारियों की फहरिस्त काफी लंबी है। हम बात कर रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया की। जब भारत में योजना आयोग ने नीति आयोग की शक्ल ली तो अरविंद पनगड़िया उसके पहले वाइस चेयरमैन बने। पद्म भूषण से सम्मानित अरविंद पनगड़िया को हमने चुना है अपना स्वदेश हीरो। अर्थशास्त्र की दुनिया का एक जाना माना नाम बन चुके अरविंद पनगड़िया के करियर में एक अहम मुकाम तब आया जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ब्रेक लेकर उन्होंने 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभाला। मोदी सरकार ने बदलाव की मुहिम का दारोमदार नीति आयोग को सौंपा था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वकालत करने के साथ साथ उन्होंने डिजिटाइजेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया। जीएसटी को कानून की शक्ल देने में अरविंद पनगड़िया का भी योगदान रहा। वहीं पीएसयूज के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर जोर दिया, जिसके तहत आज एयर इंडिया के बाद बीपीसीएल, बीईएमएल, पवन हंस और एससीआई जैसे पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चल रही है। अरविंद पनगड़िया का ताल्लुक राजस्थान से रहा है। सितंबर 1952 में जन्मे पनगड़िया ने 70 के दशक में राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए और एमए किया। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर करीब 1 साल तक अपनी सेवाएं दी। बाद में वो अमेरिका चले गए और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में कई साल तक अर्थशास्त्र पढ़ाया। अध्यापन से ब्रेक लेकर वो वर्ल्ड बैंक से भी जुड़े, जहां उन्होंने सीनियर इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम किया। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO के साथ साथ व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए भी काम कर चुके हैं। आर्थिक सुधारों की वकालत करने वाले अरविंद पनगड़िया ने राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार में आर्थिक सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष का काम भी संभाला। राजस्थान में हुए श्रम सुधारों में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। 15 से ज्यादा किताबें लिख चुके पनगड़िया की किताब इंडिया द इमर्जिंग जायंट टॉप पिक के तौर पर लिस्ट हो चुकी है। देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित पनगड़िया एक बार फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ चुके हैं। पढ़ाने के साथ साथ वो देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपने विचारों को रखते हैं। तो आज के स्वदेश हीरो अरविंद पनगड़िया हमारे साथ जुड़े, उनसे बात की ET नाउ की सीनियर एडिटर तमन्ना इनामदार ने। और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अरविंद पनगड़िया काफी बुलिश भी हैं। उनके मुताबिक मुश्किल दिन गुजर चुके हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। आइए सुनते हैं खास बातचीत। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी सुधर गई है। कोविड के दूसरे वेव के बाद डिमांड अच्छी हो गई है और आगे चलते रिकवरी भी देखी जा रही है। किस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आज हमारे साथ है अरविंद पनगड़िया। वो नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन हैं और इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। पनगड़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी आई है, सुधार आया है, क्या आपको लगता है ये अब चलती जाएगी, सस्टेन हो पाएगी? धन्यवाद तमन्ना, मुझे गेस्ट के रूप में लाने के लिए ET स्वदेश पर। मैं समझता हूं कि अब जो मुश्किल समय था हमारा, शायद अब हमारे पीछे है और आगे जो है अच्छे दिन आ रहे हैं। तो क्योंकि सभी जो इंडिकेटर्स इस वक्त हमें मिल पा रहे हैं, चाहे हम एक्सपोर्ट्स को देखें, चाहे टैक्स रेवेन्यूज को देखें, डिमांड को देखें, सभी कुछ का जो संकेत है वो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ है।
सप्लाई चेन्स जिनको हम कहते हैं वो बहुत डिसरप्ट हो गई थी, तो सप्लाई साइड पे बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं और अब कोविड के ख़त्म या काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाने की वजह से डिमांड एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो इसकी वजह से जो है ये मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन तेज हुआ है। यही स्थिति हमारे भारत में भी है। और फिर ऑयल की जो है क्रूड ऑयल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी आई है। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका में शायद इस वक्त ज़्यादा चिंता का विषय है, पर भारत के लिए अभी तक ये मैं नहीं समझता कि इतना विशेष कोई चिंता वाला विषय है, क्योंकि अभी भी हम 6% के नीचे हैं। वो हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया हुआ है वो 2 से 6% के बीच का दिया हुआ है, तो अभी भी विद इन टारगेट हम हैं। मैं नहीं समझता कि समय आ गया है कि रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, क्योंकि अभी भी हमारा इन्फ्लेशन जो मैंने कहा कि 6% के नीचे है, तो ये टॉलरेंस लेवल है हमारा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है, डेवलपिंग कंट्री है। जीडीपी की बात करते हैं। पिछले तिमाही में काफ़ी बड़ा जंप था भारत के लिए, ऑलमोस्ट 20% जंप था, लेकिन ये एक लो बेस पर था जहां हम 24% नीचे गए थे लॉकडाउन के तिमाही के एवज में, जब कंपेयर आप करते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्री पेंडेमिक ग्रोथ तक पहुंचने में और कितना समय है, तो इसका जवाब आपका क्या होगा? हाँ, तो इसमें 2 हिस्से में हमें जवाब लेना चाहिए कि एक तो प्री पेंडेमिक जीडीपी पर कब पहुंच जाते हैं हम। तो ये आपका कहना सही है कि 20% जो ग्रोथ हुई वो 24% गिरावट के बाद आई उसी तिमाही में पिछले साल। तो इस तिमाही में जो लेटेस्ट तिमाही के जो हमारे पास डेटा हैं अब तक, उसमें हम प्री पेंडेमिक जीडीपी लेवल पर नहीं आए थे, लेकिन वो तिमाही जो है वो सेकेंड वेव वाली तिमाही थी। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें हमारी सेकेंड वेव आई थी बहुत तेजी से, और इतनी ऊंची ये वेव थी, इसका इम्पैक्ट इतना गजब का था। उसके बावजूद भी हम जो है ऑलमोस्ट प्री पेंडेमिक जीडीपी पर आ गए थे। आई थिंक जीडीपी के लेवल का जहां तक सवाल है वो इस अगली तिमाही में, अब जब अगले तिमाही के डेटा जब आएंगे तो हम देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ तो जरूर वहां पे आ जाएगी। अब सवाल उठता है कि लॉन्ग टर्म में हम प्री पेंडेमिक ग्रोथ रेट पर कब आ जाएंगे, तो वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि इस साल की ग्रोथ रेट तो खैर क्योंकि पिछला साल बहुत लो ग्रोथ का था, बल्कि हमारा जीडीपी 7% गिरा था, तो इस साल फिर भी 10% ग्रोथ हमारी आराम से हो जाएगी। सो प्री पेंडेमिक जीडीपी के भी काफी ऊपर आ जाएगा और ग्रोथ रेट तो 10% हो ही जाएगी। सवाल ये है कि उसके अगले साल क्या होता है, जब नॉर्मल ईयर के ऊपर कितनी ग्रोथ होती है। तो वो अभी आप देखिए कि इवन जो हैं कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह, 8.5% की ग्रोथ वो लोग खुद प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये अगले साल के लिए, कि अभी तो 21-22 चल रहा है, 22-23 के लिए जो कर रहे हैं, सॉरी इस वक्त हम 21-22 में चल रहे हैं, तो उसके लिए तो करीब मैं कह रहा हूँ कि आराम से 10% के ऊपर हम जाएंगे। पर अगले साल उसके जो है 8.5% इवन IMF जो है डिक्लेयर कर रहा है। तो ये सारे, और रिजर्व बैंक की भी फोरकास्ट काफ़ी इसी दिशा में है। तो सभी फोरकास्ट को देखते हुए मेरा अपना मानना ये है कि वो ग्रोथ रेट जो है रेस्टोर हो जाएगी। सो ये हमारे प्री पेंडेमिक ग्रोथ रेट्स हैं, ये जो हम 8-8.5 की बात कर रहे हैं, ये प्री पेंडेमिक से भी हायर ग्रोथ रेट्स हैं। सो मैं समझता हूँ कि अगर बस सबसे बड़ी बात यह है कि हम कॉशियस रहें, एक थर्ड वेव ऑफ कोविड ना आने दें, क्योंकि इसकी ये बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क वगैरह पहने, थर्ड वेव को निश्चित रूप से रोकें, तो मैं समझता हूँ कि प्री पेंडेमिक ग्रोथ रेट भी वापस लौट जाएगी।